ईरान और यूएस की अगर हम बात करें तो इसमें अभी ज़रा कुछ ज़रा सा सुकून आया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं बड़े अजीब व गरीब से बयानात होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ईरान पर हालिया जो अमरीकी हमले हुए हैं इसमें 60 अफराद शहीद और 670 जख्मी। बड़ी सीरियस बात है, 60 अफराद शहीद हो चुके हैं। और अभी रिसेंट बयान आप देखें डोनाल्ड ट्रंप का, वो कह रहे हैं कि ईरान से अच्छे और दोस्ताना माहौल में मुज़ाकरात जारी हैं। अब पता नहीं ये फ्रेंडली और ये इसकी मीनिंग मुझे नहीं पता क्या है और क्या इसका तर्जुमा किया गया है। अच्छे और दोस्ताना मुज़ाकरात क्या होते हैं भाई? यानी ये इस तरह होते हैं कि एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हों और शदीद हमले किए जा रहे हों, जहाँ पर जानी नुकसान भी हो रहा हो, जहाँ माली नुकसान हो रहा हो, जहाँ आप ये कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, जहाँ शहरी आबादी तक की बात हो रही हो वहाँ भी हमले किए जा रहे हों। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की सूरत हाल आप देख रहे हैं, शिप्स पर हमले किए जा रहे हों और वहाँ पर आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अच्छे और दोस्ताना मुज़ाकरात जारी हैं। तो ये समझ से बाहर है कि ये बयान क्या है। अच्छा, ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा के कुछ बयानात आए और उन्होंने कहा है कि ये जो सालिसों के ज़रिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें अमरीकी तजावीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने एक और चीज़ कही है, उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से कभी भी मुज़ाकरात के लिए कोई पेशकश नहीं की गई है। यानी कि अगर ये कहा जा रहा है ना कि मुज़ाकरात बहाली के लिए ईरान कह रहा है कि दोबारा मुज़ाकरात किए जाए, हमसे मुज़ाकरात बहाल किए जाए, तो उन्होंने कहा ईरान ने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि सालिसों के ज़रिए भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसमें ये अमेरिका जो हमें तजावीज़ दे रहा है तो उसको हम मुस्तरद करते हैं। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं इसके साथ, उन्होंने दोस्ताना के तो मैंने बता दिया आपको, वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमारे पास बहुत हथियार हैं अभी, और अगर ईरान ने मौका नहीं दिया मुज़ाकरात को, सिफारती कोशिशों को अगर ईरान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर हम बहुत शदीद हमले करेंगे। बहुत सारे हथियार हैं हमारे पास। लेकिन उनके आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयानात और उनके नायब जो सदर हैं उनके बयानात कल हमने आपको बताए थे कि उन्होंने कहा कि ज़रा ठहर जाएं, थम जाएं, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है वहाँ पर, अभी हमारे पास हथियार भी नहीं है और मज़ीद भी हमें पैसे चाहिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि अगर हमें दोबारा इस जंग को कंटिन्यू करना है 1 महीने तक आगे तक तो हमें उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। पैसे के बगैर ये जंग नहीं होगी, हमारा जानी नुकसान भी हो रहा है, हमारे फौजी भी ज़ख्मी हो रहे हैं, फौजी भी मर रहे हैं हमारे। तो आप ये ना समझे कि हमारे जो फौजी अड्डे हैं उसमें हमारे रडार सिस्टम्स, हमारे फौजी, हमारे एम्यूनेशन वो सब ठीक ठाक है। बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे आप हमला करते हैं वैसे ईरान रिटेलिएट करता है और काफ़ी ज़्यादा हमला हो रहा है। अच्छा, अब ये जो जंग रुकी है तो इस जंग के रुकने के बाद बरतानवी खाम तेल की कीमत में $7.97 फ़ी बैरल की कमी आ गई है और बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $88.81 फ़ी बैरल हो गया। ठीक है जी। और अमरीकी खाम तेल की कीमत में $6.61 फ़ी बैरल कमी आई है और $82.70 फ़ी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। तो ये तो ईरान और यूएस की टेंशन की वजह से जो ये सारा लिंक्ड अप है सारा मामला, तो जब जंग रुकती है तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस गिरते हैं। अच्छा, हमें इसका फ़ायदा कुछ ये होगा और हम डिमांड कर सकेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि अब रोज़ाना की बुनियाद पर ये कमी और ज़्यादती होगी ना इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, तो पाकिस्तानी मार्केट में भी अब तेल मज़ीद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया है और ₹3.37 फ़ी लीटर इजाफा किया है हाई स्पीड डीजल की कीमत में और पेट्रोल की कीमत में ₹1 फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत हो गई है ₹334.18 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.37 फ़ी लीटर इजाफा किया है। अच्छा, ये तो हमारा लिंकअप हो गया इंटरनेशनल मार्केट से तेल की कीमत है। एक और पेशरफ्त ये हुई है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात हुई है और वो ज़रा मुनाजिर, आप अगर आपके पास फुटेज है तो चेंज करें जी। तो ये मुलाकात हुई, इसमें बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया है। और हमेशा ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जहाँ जहाँ बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ये बड़ा इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान, और इतने ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स की हम बात करें, सलाहियतें बहुत हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत स्किल्ड है, ज़बरदस्त है। तो बस इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और इसीलिए अमन अमान की सूरत हाल और ये अपनी ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि जैसे जैसे आम मज़ीद आता जाएगा तो हमारी मुआशी जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ती जाएगी। इसलिए मुलाकातें भी हो रही हैं, सिफारती रवाबित को मुख्तलिफ ममालिक से बढ़ाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो ये सारा मंजरनामा मैंने आपको बता दिया, ईरान और यूएस की वॉर और फिर ये फ्यूल प्राइसेस, मुख्तलिफ बयानात और फिर पाकिस्तानी जो क़यादत है उनकी अहम तरीन मुलाकातें भी। हमें ज्वाइन किया है शाजिया अनवर चीमा साहिबा ने जो कि IR एक्सपर्ट है। शाजिया, मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन, कैसी हैं आप?
गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग योर प्रीएम्बल, रादर लाफिंग कि थैंक आपकी कैपेसिटी जो है, जी। द वे यू आर डूइंग इंटरनेशनल एनालिसिस, आई विश आई एनवी यू दैट आई वुड नेवर No, बी no, एबल no. टू डू दैट इन दैट वे। So nice of you. इट्स Thank you. लेस Thank you. स्ट्रेसफुल। These are precious words from you. I'm really thankful to you. But चलिए, थैंक यू। मुझे बताएं कि अब जो सूरत हाल जहां हम खड़े हैं इस वक्त, यहां से आगे क्या यूएस और ईरान की टेंशन में आप देख रही हैं? टेंशन एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं आप ये मामला, या फिर पीछे जाते हुए थोड़ा सा सुकून आ जाएगा? इसका एक तो ग्राउंड रियलिटी की बेस पे इसका एनालिसिस है और एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस है। फिलोसफी को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट ये है कि मॉडर्न वॉर्स जो हैं या कॉन्फ्लिक्ट जो हैं हमेशा एक निगोशिएटेड सोल्यूशन से ही उनका खात्मा होता है। तो निगोशिएशन की टेबल पे तो उन्होंने बैठना ही बैठना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दहाइयों के बाद। ये हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि चीज़ें एस्केलेट कर रही हैं और एस्केलेशन के लैडर से दोनों ही पार्टीज पैर हटाने पे तैयार नहीं है। फुल थ्रॉटल जो है वो एस्केलेट कर रही हैं और दोनों जो हैं उस एस्केलेशन के ट्रैप के अंदर इंट्रैप हो गई हैं। दोनों जो हैं वो अपने अपनी वेंजेंस की, ब्लड गिल्ट की बात कर रही हैं। दोनों का जानी नुकसान भी हो रहा है। एक पार्टी रियलिस्टिकली ईरान के केस में वो बता रहे हैं कि उनकी कितनी वॉर कैजुअल्टीज हैं, अमेरिका छुपा रहा है। लेकिन और तेल की कीमतें तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो ट्रंप के बयान के साथ जो है वो ऊपर नीचे जाती हैं। तो जो पॉज आता है वो सिर्फ इसलिए आता है कि मार्केट को स्टेबल करने के लिए, खास तौर पे एनर्जी और ऑयल मार्केट को। तो एक घिसा पिटा सा पॉज जो है वो दे दिया जाता है, जिसको ईरान जो है वो इतना कोई खातर में भी नहीं लाता। लास्ट टाइम भी उसने कहा था कि पॉज वो होता है जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल हो, जिसमें दोनों पार्टी का कंसेंट शामिल हो। ये तो नहीं कि एक पार्टी थक जाए, वो कहे जी मेरी ब्रेक है, अब तुम लोग खेलते रहो, मैं कोने में बैठ के रेस्ट करने लगा हूँ। तो नहीं, खेल जारी रहता है। अगर कोई एक जो है वो फरीक थक जाए तो यही सूरत हाल अभी भी है। आज जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, नेतन्याहू जो हैं वो मिलने वाले हैं जी। ट्रंप से और उसकी जो मुलाकात है, अब देखें, है ये कि ट्रंप इस जंग में कूद पड़े हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बगैर किसी वॉर प्लान के, और आगे चलते चले जा रहे हैं और ईरान झुक नहीं रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि मेरे बयानात से झुकेगा, मेरी धमकियों से झुकेगा, ये कैरेट और स्टिक से झुकेगा, या मेरी बम्बार्डमेंट जो इनडिस्क्रिमिनेट है, जिसका कोई स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ग्रेनाइट की या कंक्रीट जो है वो पत्थर की तरह की पहाड़ियां हैं, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करने से उनके अंदर मौजूद मिसाइल सिटी तो डैमेज होने नहीं लगे। सीजनल ब्रिजेस जो हैं जो सिर्फ बरसात में इस्तेमाल होते हैं, उन पे हमले करना या फिर वॉर क्राइम जी। करना, स्कूल्स पे हमले करना, रेलवे ट्रैक पे हमले करना, सैलिनेशन प्लांट्स पे हमले करना, बिजली के पावर प्लांट्स पे, तो ये तो वॉर क्राइम्स हैं। इन सब कुछ को करके अमेरिका को और खास तौर पे और फिर ट्रंप को उसमें भी प्राइमरीली कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। जी। तो उनकी जो पैनिक है वो बहुत अच्छा शाजी एक्सट्रीम साहब, पे पहुंची आपने ना हुई है और आपने एक्सट्रीम। बड़ी इंपॉर्टेंट किया, और मुझे ये सवाल भी करना था नेतन्याहू का दौरा अमेरिका। और देखें, दौरा अमेरिका इससे पहले की जो पेशरफ्त हुई है सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के जो मामलात हैं न्यूक्लियर को लेकर, और उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया नेतन्याहू ने, इसराइल ने, कि ये क्या मतलब है, आप क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं उनको, क्या न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरब को देने जा रहे हैं। फिर हूसियों के साथ जो जो ईरान के मामलात, तो ये दो तीन चीज़ें हैं। यानी नेतन्याहू क्या कहेंगे मुमकिन तौर पर इस मुलाकात में? क्या होगा? वो ये कहेंगे कि फुल फ्लेज वॉर खोल दें आप, बस टाइम बाइंग टैक्टिक्स ना करें, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, या वो साथ देंगे यूएस प्रेसिडेंट का? इसराइल जो है वो ज़ाहिर सपोर्ट तो नहीं कर सकता कि मिलिट्री माइट तो अमेरिका की ही है। इसराइल उसके लिए एक प्रॉक्सी के तौर पे बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, लड़ सकता है या फिर वॉर मॉन्गरिंग कर सकता है। पिछले 20 साल से नेतन्याहू यही कर रहा है कि ईरान के ऊपर फुल फ्लैज एक ऐसा अटैक करो, चाहे वो न्यूक्लियर ही क्यों ना हो जाए, और उसका हमें कोई फाइनल और हतमी हल चाहिए। तो मैं जैसे पहले अर्ज कर रही थी कि ट्रंप के पास या पेंटागन के पास कोई प्लान तो है नहीं, और मेरा शक ये है, मेरी रीडिंग ये है कि नेतन्याहू इस दफा एक प्लान के साथ वहां पे जा रहे हैं। अब ट्रंप इज गोइंग टू बी इन बिटवीन अ प्लान एंड अ नो प्लान। तो बहुत इस बात का खतरा है कहीं वो प्लान को चूज ना कर ले, चाहे वो कैसा ही हो, चाहे वो नेतन्याहू का ही क्यों ना हो, क्योंकि बगैर प्लान के आगे जाते हुए तो उनको कुछ अचीव नहीं हो रहा।
बगैर प्लान के आगे जाते हुए तो ईरान बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रहा। हर दफा जो है वो ट्रंप को ही टाको करना पड़ता है, हर वीकेंड उन्हीं का टाको होता है, तो वो उसके हिसाब से वो बिल्कुल जो है वो चिकन आउट करते हैं, मार्केट को स्टेबल करते हैं, और फिर उसके बाद जो है जी जब वीकेंड गुजर जाता है तो फिर दोबारा कहते हैं। तो ये नेतन्याहू वहां पे कोई प्लान लेके जा रहा है, और उस प्लान के अंदर जो सिनिसिज्म की मुझे बू आ रही है वो है यूक्रेन की शमूलियत। जी हमारे नाजरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वॉर जो है ये इस हद तक एस्केलेट हो चुकी है कि पूरे रीजन में तो है, ईरान अटैक कर रहा है सीरिया पे, जॉर्डन पे, गल्फ के पूरे कंट्रीज पे, और खास तौर पे फिर लास्ट उसमें वेव में इसराइल पे भी अटैक हुए। इस दफा वो उस तरफ जो है फिलहाल नहीं जा रहा है। तो अब अगर एक ईरानियन वेसल के ऊपर यूक्रेन ने जी हमला कर दिया है और जंग एक किस्म का उसमें शामिल होने की बिल्कुल। बात कर और रही है, ज़ेलेंस्की इसको तो यानी क्या कह रहे हैं फिर अब बाकायदा कि हमने किया है। देखिए ना, एक ये होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं, आप बिल्कुल कहते हैं पता नहीं क्या हुआ ये, हमें नहीं पता, लेकिन एक तरफ ये है कि वो खुद कह रहे हैं उनके सरबरा क्या हमने किया है ये। बिल्कुल आप सही तरफ इशारा कर रहे हो। और वो ये क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि वो पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा है कि आप उससे एक प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहे हैं। आपने 40% उसकी मेल पॉपुलेशन उस मुल्क की खत्म कर दी है। 35% उनका जो लैंड मैस है वो रशिया के कब्जे में आ चुका है। वो कीव्स के दरवाजे पे पहुंचा हुआ है रशिया। यूक्रेन कभी भी एज अ नेशन स्टेट वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तो उसकी हमेशा से यही उसकी पुकार होती है उसकी, कि अमेरिका क्यों इसमें कूद नहीं पड़ता, अमेरिका सिर्फ बाहर खड़ा होकर पेरिफेरी पे या फ्रिंजेस पे क्यों बैठा हुआ है। अब जेलेंस्की ने अगर ये खुद किया है, इजराइल के कहने पे किया जी है, या पेंटागन के या अमेरिका की पावर कॉरिडोर के वॉर मॉन्गर्स के कहने पे किया है, लेकिन अब देखना यह है कि ईरान इसको प्रोपोर्शनेटली रिटेलिएट करता है देखिए, या इसको वॉर वो तो समझता ग्राउंड है। वर्क करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन नाकाम हुई। यूरोप को इन्वॉल्व करने की कितनी कोशिश की, बाकायदा उन्होंने शिकायत की यूरोपियन कंट्रीज से कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे, नेटो के साथ जो उनके इश्यूज हुए। तो इसीलिए यूएस टेंटेटिव अप्रोच यूएस की भी है ना कि दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही इस मामले में। इन्होंने जब रूस के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट की और यूक्रेन को उसमें लजाया, उसे कहा कि तुम्हें हम यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लेंगे, नेटो में शामिल कर लेंगे, और बस यहाँ पे हालात जो हैं वो इतने ही बेहतरीन हो जाएंगे। एक माजी का कॉमेडियन जो है वो कहीं से प्लांट करके सदर के तौर पे वहां पे और एक कलर रेवोल्यूशन भी लेके आए। 4 साल होने को आ गए हैं। वो शख्स जो कि माजी का कॉमेडियन था, वो आज उसकी अर्ज तो यही है कि आपने एक जंग मेरे से शुरू करवाई, नेटो के पास जो कुछ था उसने उसमें झोंक दिया, लेकिन पूरा नेटो को फुल फ्लेज आर्टिकल 5 के तहत आना चाहिए था, क्योंकि ये जंग ही अमेरिका की है। तो अब ना अमेरिका खुद आता है, आप अपने मर्सनरीज भेज देते हैं। आप ठीक है, सपोर्ट पैसों की बेतहाशा सपोर्ट है यूरोप की तरफ से भी, अमेरिका ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जेलेंस्की चाहता है कि रशिया के साथ जंग जो है जी वो यूरोप और अमेरिका यूरो और नेटो मिलकर कर सकते सही हैं। बात है। अच्छा और एक इसमें और, अगर ईरान अच्छा को इस शामिल तरफ अगर करते आए, हैं, अब हम इस तरफ अगर बात करें, ये सऊदी अरब के मामला, हूथियों के हमले, सऊदी अरब का रिटेलिएशन, फिर उसके बाद इराक की हुकूमत ने कह दिया है कि अगर हम तो अपने मुल्क में कार्रवाई करेंगे, अगर कोई हमारी सरजमीन इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा सऊदिया के खिलाफ तो उस पर हमले होंगे। और ये भी बताइए कि ये मिडल ईस्ट का ये जो पेशेंस है, ये एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है, ये कब तक जारी रहेगी? क्योंकि ईरान ने तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, चाहे अमरीकी अड्डों को ही, लेकिन है वो सरजमीन उन ममालिक की। तो ये पेशेंस कब तक रहेगी? बिल्कुल हाँ, इस पर जरा बात कीजिए। इस पेशेंस में के रहने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। हमारी डिप्लोमेटिक जो कैपिटल है हम सारे का सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पेशेंस अब थिन होती जा रही है। ईरान को ये सोचना पड़ेगा कि गल्फ के अंदर जो बेसिस हैं या जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो किसी माली, बर्किना फासो या किसी युगांडा के लिए नहीं था, वो ईरान से बचाने के लिए था। उन्होंने ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट अमेरिका से ईरान से बचाने के लिए किया था। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी मुझसे इंटिमिडेटेड और थ्रेटन्ड फील करते थे, तो इन्होंने एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया। उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट की शर्त थी कि यहाँ पे बेसिस बनेंगी, वो बेसिस दो पर्पज सर्व करेंगी, इन होस्ट कंट्रीज को सिक्योर करेंगी और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करेंगी। अब जब होस्ट कंट्रीज पे पहली दफा एक वाकया हुआ कि उनको सिक्योर होने की बात आई, तो पता चला कि हेजमोन या कल की जो एम्पायर है, एम्पायर ऑफ पायरेसी एंड केओस, वो ना तो वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाई है, ना ही उनको सिक्योर कर पाई है। ठीक हो गया, ईरान ने बेतहाशा हमले किए, उनका सारा इल्यूजन खत्म हो गया, उनकी सारी सिक्योरिटी सेफ्टी का भरम जो है वो धरा का धरा रह गया।
और पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक कैपिटल यूज करते हुए उनसे कह जी। रहा है कि चूंकि ये इजराइल का प्लान है, ये ट्रैप है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन इस पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पेशेंस से ईरान को भी साथ देखना चाहिए कि हमारे अच्छे रिलेशन तो नहीं, ऑलरेडी लेकिन नहीं आप है देखें ना, गल्फ के इसमें साथ इसमें ईरान प्रॉब्लम के। पता है क्या है? इसमें कैच ईरान भी इसलिए फंसा हुआ है कि अगर अमेरिका हमले कर रहा है इन बेसिस के जरिए ही कर रहा है हमले, तो ईरान कहाँ हमले करेगा? मुझे बताएं आप। ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा? डायरेक्ट इसराइल को मिसाइल मारेगा? क्योंकि यूएस तो एक्सेस में नहीं है उसके। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अगर ईरान अगर 40 साल से कहता है मैं इस जंग की तैयारी कर रहा था, ठीक है, बेसिस पे हमले हो गए, बेसिस तो 70% जो है वो रिपोर्ट है वेस्टर्न के ऑलरेडी तबाह हो चुकी हैं। पहले हल्ले में हमें मुझ में आप में से कोई नहीं बोला, हमने कहा कि वो क्या करे, हमारा यही सवाल था। लेकिन अगर आप 40 साल से अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और मर्द बिन अमेरिका आपकी हर दीवार पे लिखा हुआ है, तो आपको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बना लेने चाहिए थे। आपको ये पता होना चाहिए था कि ये गल्फ के कंट्रीज मेरा नेबरहुड है। लेकिन जनाब मैंने आली, ऐसा तो यहाँ नहीं हो पे रहना सकता है। ना कि मेरे नेबर से मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, मैं वहां से उनकी रसद ना खत्म करूं और मैं डायरेक्ट हमले करूं। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि जहां से हमले हो रहे हैं वहां की बेसिस खत्म करनी है ना। हमले तो करने चाहिए। नहीं, उस पे देखें, जहां से डायरेक्ट हमले हो रहे हैं वहां हमले। अमेरिका पे जब तक डायरेक्ट हमले नहीं होंगे, ये कभी भी जो है वो इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। जो भी ये कर रहे हैं, ये बाज नहीं आएंगे। अच्छा, आप क्योंकि किसी जंग मौके उनके पर घर आने तक वाले जाती वक्त नहीं है। में बूट्स ऑन ग्राउंड की सूरत हाल, B2B बॉम्बिंग, इस किस्म की सूरत हाल देख रही हैं इस खित्ते में, रीजन में, या नहीं? अब वो माहौल नहीं रहा। B2B जो बंकर बस्टर है वो तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। दोबारा से ग्राउंड आप यानी फोर्सेस इतनी- टेबल पे जरूर है। हाँ, दोबारा से भी ये करते रहेंगे। ये उन पहाड़े, बस फर्क ये पड़ा है वो पहाड़ थोड़े से और काले हो गए हैं। ये बम्बार्डमेंट बहुत सवेर वहां पे कर रहे हैं और पता नहीं अपना आर्सनल जो ऑलरेडी डिप्लीटेड है उसे और क्यों डिप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि उन पहाड़ों के अंदर रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो नेचुरल एक ज्योग्राफी अच्छा, है। एक खबर उनके आपने अंदर जरूर देखी होगी कि penetration बर्तानिया हजार में भी अमरीकी जो फौजी अड्डे हैं वो अलर्ट हैं और वहां जहाज, ये क्या क्या इंडिकेट कर रही है चीज? जैसे हम यूरोप को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे ये थे। हाँ, तो देखिए, आप वॉर का आउटकम ऑर्गेनिक होता है, वो स्टार्ट करने वालों के हाथ में नहीं होता। अगर ज़ेलेंस्की इस तरह कूद पड़ा है और रशिया और ईरान की जंग इकट्ठी होने जा रही है, जो कि मेरा बहुत बड़ा खौफ है कि ये एक ही थिएटर बन जाएगा, तो फिर तो यूरोप जो है वो तो रशिया के साथ तो उनकी विसरल लोथ है और परपेचुअल हेट्रेड के साथ वो जी रहे हैं पिछले कम से कम 200 साल से। खास तौर पर ब्रिटिश जो हैं, उनका इंपीरियल जो है नफरत है रशिया की, रशियन जार इंपीरिकल जो है उससे है। बिल्कुल। तो उसमें तो वो इस थिएटर का एक्सपैंड हो जाना तो बहुत नॉर्मल सी बात होगी और वो बिल्कुल। एक्सपैंड हो भी रहा है। हमने कभी सोचा होगा कि क्या यूक्रेन जो है वो ईरान की जंग में इस तरह कूद इस पड़ेगा तरह कि कूद डायरेक्ट पड़ेगा? हमले पुरानी करने लग दुश्मनी जाएगा? है जी, पुरानी ये दुश्मनी नहीं। है ये तो। आप देखें ना कि अफगानिस्तान से उनको निकाला है तो वो भी जरा अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश करता रहेगा ना रशिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।